हेलो एवरीवन, दिस इज संध्या। वेलकम टू आवर चैनल यदु कैंपस। दोस्तों, आज हम संज्ञा को पढ़ने वाले हैं और इस लेक्चर में हम संज्ञा को कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो हमारी स्लाइड उसी फॉर्म में है, आप इजीली नोट्स बना सकते हैं। चलिए विदाउट एनी डिले हम अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं सबसे पहले जरूरी होता है उसका मतलब समझना। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है जो हम कक्षा पहली से अभी तक पढ़ते आए हैं। तो संज्ञा, जैसे ही कोई भी हमसे पूछता है संज्ञा क्या है, हमारे मन में एक बचपन से रटी हुई एक जो डेफिनेशन होती है, एक जो परिभाषा होती है, वो हमें याद रहती है। क्या? किसी भी व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि इस दुनिया की हर चीज जो इस दुनिया में है उसे संज्ञा कहते हैं। कैसे? क्योंकि अगर वो इस दुनिया के अंदर है तो उस चीज का कोई ना कोई नाम होगा। अगर उस चीज का कोई नाम है तो वो संज्ञा है। इसका मतलब आप संज्ञा को नाम भी कह सकते हैं। अगर किसी भी चीज का कोई नाम है तो वो संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, गुण, भाव या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। इतनी चीजें जितनी भी लिखी हैं या जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं सारी क्या होती हैं? संज्ञा होती हैं। व्यक्ति के नाम में जैसे मोहन, सीता, चीता, शेर, कौवा आदि, वो किसी भी प्राणी का नाम हो सकता है। किसी भी प्राणी का, वो चाहे कोई एनिमल हो, कोई पक्षी हो, कोई मनुष्य हो, सब किस में आ जाते हैं? व्यक्तियों में। बात करते हैं वस्तु की। वस्तु जैसे किताब, पेन, बर्तन, गिलास, कुर्सी आदि, मार्कर, बोर्ड, सब कुछ क्या हो गया? संज्ञा। आपका फोन जिसमें आप वीडियो देख रहे होंगे वो सब क्या है? वस्तुएं हैं जो संज्ञा में आती हैं। बात करते हैं स्थान की। इस पूरी दुनिया में जितने भी स्थान हैं, वो चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उस स्थान का कोई नाम है तो वो क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। कानपुर, बनारस, दिल्ली आदि, आप जहां रह रहे हैं वो गांव, शहर, सिटी, कुछ भी, वो सब क्या हो जाएंगे? संज्ञा। अब बात करते हैं भाव। भावनाएं कैसे? कैसा भाव? जैसे कि ठंडा, ठंडी है, गर्मी है, लंबाई है, चौड़ाई है, मिठास है, कड़वाहट है, ये सारे क्या हो जाएंगे? भाव हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं। इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। आपने 5 पढ़े होंगे। पहले हम बात करते हैं इन तीनों की। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। ये क्या होते हैं? मूल रूप से संज्ञा के भेद होते हैं। अगर आपके पेपर में, आपके एग्जाम में पूछा जाए कि संज्ञा के मूल रूप से कितने भेद होते हैं, तो आप उसका आंसर क्या करेंगे? 3 करेंगे। अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब ये 2 समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, ये किस में आ जाते हैं? अर्थ के आधार में आ जाते हैं। एक चीज और है, क्योंकि जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन ये बनता है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। यानी मूल रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर 5 भेद होते हैं। इससे वो ऐसे भी पूछ सकते हैं कि संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं। कुल मतलब टोटल कितने भेद होते हैं, तो आप वहां क्या करेंगे? संज्ञा के टोटल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति के नाम को, यानी मेरा नाम संध्या, तो मेरा अपना नाम क्या हुआ? संध्या। तो हमारा व्यक्तिवाचक, यानी मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रही हूं। जैसे आपका अपना कोई नाम होगा, यहां लिखा भी है, जैसे मेघा, शौर्य। अब मेघा एक लड़की है, अगर हम उसे लड़की कहेंगे तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं रहेगी, क्योंकि लड़कियां तो बहुत सारी हैं। इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा कब है? क्योंकि हमने उसे किसी नाम से इंडिकेट किया है। बात करते हैं शौर्य, आगरा, दिल्ली। अब कई सारे शहर हैं, अगर हम शहर की बात करेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर शहर का नाम दिया गया है। दिल्ली, मेज, तोता, गंगा, यहाँ जितनी भी चीजों के नाम दिए गए वो क्या है? हमें उसका नाम बता रहे हैं, चाहे वो जगह का हो, किसी का नाम हो, तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। किसी का भी नाम है, अगर हम पर्सनल उसी के नाम से उसे बुला रहे हैं तो वो क्या होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है।
हमने अभी देखा कि अगर मैं मेघा बोलूंगी, यानी हम लड़कियों में मेघा को बुला रहे हैं, लड़कों में शौर्य को बुला रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूं लड़का लड़की, तो लड़का और लड़की में सारी लड़कियां समा जाती हैं, जितनी भी हैं। सारे लड़कों में सारे लड़के समा जाते हैं। तो वो क्या कहां पहुंच जाता है? जातिवाचक संज्ञा में। जहां विशेष समूह का बोध हो वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। कैसे? जैसे मनुष्य, मनुष्य में आप किसी एक मनुष्य की बात नहीं कर रहे, पूरा मनुष्य जो समुदाय है पूरा समाया हुआ है इसमें। पर्वत, हम किसी एक पर्वत की तो बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम एक पर्वत की बात करते किसी की भी, तो हम उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि हम उसका नाम ले रहे हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा, हमने पर्वत कह दिया, उसमें सारे पर्वत जितने भी हैं सारे आ गए। फल, अब जैसे हम फल, आप फल को देखेंगे तो उसमें क्या रहता है? जैसे कोई भी फल है, हमने कह दिया फल, अब सारे जितने भी फल हैं आ गए। लेकिन अगर मैं बोलूं आम, केला, अनार, तो ये क्या होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन कभी कभी पेपर में किस तरीके से बता देते हैं, जैसे वो अगर आपसे पूछे कि फल, आम, केला, अनार में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है, तो आप किसको टिक करेंगे? फल को। लेकिन अगर वो आपसे आम पूछे, आम, चौसा आम कौन सा हो, दशहरी आम कौन सा होता, तो आपको आम पर क्या करना है? जातिवाचक संज्ञा पर टिक करना है, क्योंकि उसमें उन्होंने आम के पर्टिकुलर नाम दे दिए अलग अलग। ये आपको ध्यान रखना है। पशु, जितने भी पशु हैं, पूरा पशुओं का क्या है? पूरी पशु जाति को अवोध करा रहा है, तो वो क्या हुआ? पशु। लेकिन अगर मैं कहूं शेर, चीता, कुत्ता, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बात करते हैं देश की। किसी भी देश का नाम ले, भारत, अमेरिका, जापान, तो अगर मैं देश का नाम ले रही हूं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन अगर मैं उससे देश कह रही हूं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हुआ, वो हमें सारे देशों के बारे में, मतलब सारे देशों को दिखा रहा है। देश में सारे देश आ जाते हैं। नदी, अगर मैं किसी एक नदी की बात करूं, जैसे हमने यहां गंगा की बात की, गंगा की बात की, हमने एक गंगा का व्यक्ति विशेष का नाम बता दिया कि भाई गंगा की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं नदी की, यानी कि कोई भी नदी हो सकती है, इसमें हमें पता नहीं, नदियों की एक जो भी जितनी भी जाति है उस पूरे का बता रहा है। अब बात करते हैं लड़की। अभी हमने आपको बताया कि जैसे हम किसी लड़की से बात, जैसे मतलब हम कोई भी आपको सेंटेंस बोल रहे हैं, तो अगर हम लड़की उसमें लिख रहे हैं, इसका मतलब है कोई भी लड़की हो सकती है। लेकिन लड़की पूरी जाति, लड़कियों की पूरी जाति। लेकिन अगर हम किसी एक लड़की का नाम ले रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अगर हम लड़की कह रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा है। इतनी चीज समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समुदायवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा क्या है? समूह का बोध कराती है। यहां पर क्या होगा? जब भी हम आपको कोई भी एक शब्द बोलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो चीज ग्रुप में है, समूह में है। जैसे कक्षा, अगर कोई कक्षा है तो उसमें एक विद्यार्थी तो नहीं होगा ना, उसमें कई सारे विद्यार्थी भी किस में आ जाते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। अब उसमें कोई एक तो विद्यार्थी नहीं होगा, क्या होगा? पूरी एक कक्षा है, तो हमें समझ में आ रहा है कई सारे बच्चों का ग्रुप होगा वहां पर। भीड़, भीड़ हमें समूह का बोध करा रही है। अभी एक इंसान कहीं खड़ा हो तो आप क्या कहेंगे? वहां भीड़ खड़ी है? नहीं। अगर कई सारे लोग हैं, हम किसी मंदिर में गए हैं, कहीं घूमने गए हैं, तो वहां कहते वहां बहुत भीड़ थी। क्यों थी? क्योंकि वहां बहुत सारे लोगों का एक क्या था? समूह था। परिवार, किसी एक व्यक्ति से परिवार बनता है? एक घर में सिर्फ एक ही इंसान हो, मान लो बाबा है, सिर्फ दादी है, तो क्या परिवार बन सकता है? क्या आप उसे परिवार कहेंगे? नहीं। परिवार कब बनता है? जब पूरे ग्रुप में लोग होते हैं, दादा होते हैं, दादी होती है, मम्मी पापा बच्चे, तब पूरा परिवार बनता है। इसीलिए क्या होता है? समुदाय, एक समूह का बोध कराता है। लोग, टीम, सभा, आयोग, पुलिस, सेना, अधिकारी, कर्मचारी, वर्ग आदि, ये सारे किस में आ जाते हैं? समुदायवाचक संज्ञा में। इससे क्या समझ में आया कि जहां पर ग्रुपिंग की बात हो रही हो, जहां ग्रुप हो, समूह की बात हो रही हो, वहां क्या होती है? समुदायवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, कोई भी पदार्थ, धातु, द्रव्य अथवा पदार्थ, पदार्थों का बोध कराती है। किसी भी धातु का, किसी भी पदार्थ का, किसी भी द्रव्य का क्या कराती है? बोध कराती है। जैसे सोना, चांदी, तावा, ऊन, लोहा, लकड़ी, तेल, घी, दही, धुआं, ऑक्सीजन आदि, ये सारे क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। ये जितनी भी चीजें आप संज्ञा के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप ये देखिएगा किसी ना किसी चीज का नाम तो है।
चाहे वो किसी भी धातु का नाम हो, किसी भी पदार्थ का नाम हो, किसी ग्रुप का नाम हो, पर वो किसी चीज का नाम है तभी वो संज्ञा है। लेकिन जब हम द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ते हैं, इन सबको अलग अलग पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि सारे अलग अलग तरीके से क्या किए गए हैं, डिजाइन किए गए हैं। आपको द्रव्य जितने भी मेटेरियल्स टाइप चीजें आती हैं, जो भी पदार्थ वाली चीजें आती हैं, वो सारी किस में चली जाती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की, भावनाओं की। कैसे? किसी गुण, कोई भी गुण हो, जैसे सुंदरता का गुण है, बहुत पढ़ने में होशियार है तो इंटेलिजेंट है, स्वभाव, आदतों का, जैसे किसी की आदत बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत बुरी होती है, कार्य का, भाव का, बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, सुंदरता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। बुढ़ापा क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्रोध क्या है? भाव है, क्रोध का, गुस्से का, हंसी का, खुशी का, शत्रुता का, वो सब क्या हो जाते हैं? भाववाचक संज्ञा में। प्रशंसा, मिठास, यौवन आदि ये अवस्था में आ जाते हैं। जैसे बुढ़ापा हो गया और यौवन, बुढ़ापा की अवस्था और यौवन की अवस्था, जो आपने संज्ञा की परिभाषा में पढ़ी थी। नोट है, भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जब हम किसी भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं, ठीक है, जब उसका निर्माण करते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में प्रत्यय लगाकर किया जाता है। अगर आप भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर रहे हैं तो किन किन चीजों में प्रत्यय लगाकर निर्माण कर सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा में प्रत्यय लगाएंगे तो हो जाएगा, सर्वनाम में लगाएंगे तो, विशेषण में, क्रिया में, अव्यय में क्या करते हैं? अगर प्रत्यय लगाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा का। प्रत्यय कौन कौन से लगते हैं? आ, ई, आई, अन, आस, आहट, ता, त्वत, पन या हापा, ये सारे प्रत्यय हैं जिनको लगाकर हम क्या बना देते हैं? भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। ठीक है, देखो कैसे। अब ये भाववाचक संज्ञा बनाई है, जितनी चीजें हमने पीछे पढ़ी हैं उनसे हमने क्या किया? ये भाववाचक संज्ञा बनाई है। जातिवाचक संज्ञा है पुरुष और मनुष्य। पुरुष, किसी एक पुरुष की बात नहीं हो रही है, पुरुष में सारे पुरुष आ गए, तो वो क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा हुई। मनुष्य, मनुष्य में कोई एक मनुष्य नहीं है, मनुष्य प्राणियों का पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो वो क्या हो गई? जातिवाचक संज्ञा हो गई। अब हम इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बना सकते हैं? देखो, जब हमने पुरुष से बनाया तो पुरुषत्व और पौरुष, मनुष्य से मनुष्यता, कहते नहीं आप में इंसानियत नाम की चीज नहीं है, तो वो किससे बन जाता है? मनुष्य। अब बात करते हैं विशेषण की। विशेषण में हम अगर प्रत्यय लगाते हैं तो भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जैसे सुंदर, सुंदर क्या है? एक विशेषण है। अगर हम किसी सेंटेंस में लिखते हैं कि वह लड़की या सीता बहुत सुंदर है या सीता सुंदर है, तो सीता की विशेषता क्या है? सुंदर, तो वो किस में आ जाता है? विशेषण में। अब उसी सुंदर को हमने ता प्रत्यय लगाकर सुंदरता का भाव बना दिया, तो वो किस में बन गया? भाववाचक संज्ञा में। अब बात करते हैं विशेषण बड़ा। बड़ा, छोटा, लंबा, मोटा, सारे क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो अब उस बड़ा में हमने बड़प्पन, बड़प्पन लगाया, तो वो किस में बदल गया? भाववाचक संज्ञा में। भोला, वो बच्चा बहुत भोला है, बहुत सीधा है, तो उसकी विशेषता हुई नहीं कि वो सीधा है या भोला है। अब उसमें अगर हमने भोलापन लगा दिया तो वो क्या हो गया? भाव हो गया। तो भोला, तो हमने विशेषण से क्या बनाया? भाववाचक संज्ञा बना ली। जैसे लाल, लालिमा। अब बात करते हैं क्रिया की। घबराना और चढ़ना, दो क्रियाएं लिखी हैं यहाँ पे। अब उस घबराना और चढ़ना से, घबराना में हट और चढ़ना में ई लगाया के प्रत्यय जोड़ा, तो हमने क्या बनाया? भाववाचक संज्ञा। अव्यय, दूर और समीप। अगर हम अव्यय में प्रत्यय लगाएंगे तो दूरी और समीपता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि जो भाववाचक संज्ञा है उसे हम इन सबको जातिवाचक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में प्रत्यय लगाकर कैसे भाववाचक संज्ञा को बना देते हैं। यहां तक वीडियो समझ में आ गया? अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति एक का नाम, अब उसका हम जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग देखते हैं। आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। आज के युग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं। अब हरिश्चंद्र एक व्यक्ति का नाम था,
लेकिन आज हम उसे किस में यूज करते हैं, किस में इस्तेमाल करते हैं? हरिश्चंद्रों यानी कि ईमानदार लोगों में। ये किस चीज का बोध करा रहा है? एक जाति का बोध करा रहा है कि हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक से ये बनता है जातिवाचक। देश को हानि जयचंदों से होती है, यानी कि जयचंद अब किस चीज का बोध करा रहे हैं? एक गद्दार जाति से। क्या बोध करा रहे हैं? जयचंद। किसी ना किसी परिवार में विभीषण मिल ही जाते हैं। अब ये विभीषण एक व्यक्ति का नाम था, लेकिन अब विभीषण किस चीज का बोध करा रहे हैं? एक ऐसी जाति का जो भेद खोल देते हैं। ठीक है, तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा से देखा कि जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे करते हैं। जैसे ये पंडित जी हैं। अब पंडित जी तो बहुत सारे हैं। अगर मैं आपसे पंडित जी अकेले में लिखा पूछूं कि पंडित जी क्या है, तो आप क्या कहेंगे कि मैम ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग हुआ है। कैसे? पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पर पंडित जी किसके लिए यूज हो रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। तो वो एक जातिवाचक संज्ञा थी, लेकिन वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए यूज हुई, तो वो किसमें प्रयोग आ गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये जो नेताजी हैं, अगर मैं आपसे नेताजी बोलूं तो गली मोहल्ले जितने भी नेताजी हैं सब आ जाते हैं। लेकिन वो तब तक आते हैं जब तक अगर ये यहाँ पर बात लिखी है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी नेताजी जातिवाचक संज्ञा थे, लेकिन मैं किसी व्यक्ति के लिए यूज कर रही हूँ। तो जो ये नेताजी शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आ जाता है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब गोस्वामी तो बहुत लोग हैं, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी जी तुलसीदास जी के लिए यूज हुआ है। तो वो क्या है? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। तो जो जातिवाचक संज्ञा के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। अगर वो बहुवचन में लिखा है तो वो द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा नहीं हो सकती है। बहुवचन में प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जब अगर हम उसे बहुवचन में यूज करेंगे तो वो किससे? समूहवाचक से हटके क्या बन जाएगी? जातिवाचक संज्ञा बन जाएगी। जैसे सेना युद्ध के लिए तैयार है। सेना का पूरा एक समूह हुआ। सेना सुनते ही थोड़ी ग्रुपिंग समूह वाला इमेज बना, तो वो क्या हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। लेकिन जब हमने सेना को बहुवचन में लिखा, सेनाओं में मुठभेड़ हुई, तो जब हमने इसे बहुवचन में लिख दिया है तो ये लिखा है बहुवचन में प्रयोग होने पर जातिवाचक संज्ञा बन जाती। ये बहुवचन में प्रयोग हुआ तो ये कौन सी संज्ञा बन गई? जातिवाचक संज्ञा बन गई। यहां तक समझ में आ गया? इतना ही तो है। रुको, ठीक है। आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।